हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम उस कैमरे का ट्यूटोरियल देखने जा रहे हैं जिसके लिए काफ़ी रिक्वेस्ट आई है चैनल पे। तो मैं जिस कैमरे की बात कर रहा हूँ वो है कैनन 1000D। काफ़ी अच्छा कैमरा है, बिगनर लेवल का कैमरा है। ये कैमरा सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफी कर सकता है, इसमें आप कोई भी वीडियो नहीं बना सकते। तो ट्यूटोरियल को आगे शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना और बाकी की वीडियोस को भी चेकआउट कर लेना। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके पास ये कैमरा है तो क्या इस कैमरे के लिए बेस्ट सेटिंग्स रहेगी और कैसे आप इससे बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं ईज़िली, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो सामने से दिखने में ऐसा दिखता है, साइड से कुछ ऐसा दिखता है। बहुत ज़्यादा इसमें आपको बटन्स नहीं मिलते, एकदम एंट्री लेवल बेसिक कैमरा है, लेकिन फ़ोटोज़ बहुत अच्छे क्लिक कर देता है ये। तो बेसिकली अगर आपको सिर्फ फोटोग्राफी के लिए कोई बहुत ही चीप DSLR कैमरा चाहिए तो ये कैमरा काफ़ी अच्छी चॉइस रहेगा। तो जल्दी से हम इसके ट्यूटोरियल पे आ जाते हैं। तो अगर आप फोटोग्राफी करते हो तो आपके पास ये आपको 4 बेसिक मोड्स मिल जाते हैं। तो अगर आपको अच्छी फ़ोटो क्लिक करनी है तो आप कैमरे को ये जो ग्रीन वाला है ऑटो मोड, इसमें यूज़ ना करें। उसके अलावा जो इसमें बाकी के हैं जो प्रीसेट्स वाले मोड दिए हुए हैं जैसे पोर्ट्रेट वगैरह, इनको भी आप इस्तेमाल ना करें। अच्छी फ़ोटो क्लिक करनी है तो आप M यानी फुली मैनुअल मोड यूज़ करें, या फिर AV जिसको कि हम एपर्चर प्रायोरिटी मोड बोलते हैं, या फिर TV यानी कि टाइम वैल्यू या शटर प्रायोरिटी मोड। इन 3 मोड में ही आप अपने फ़ोटोज़ को शूट करें, तब आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं M मोड की। तो जब हम M वाले मोड में होते हैं तो हम शटर स्पीड को सेट करते हैं और एपर्चर की वैल्यू को भी सेट करते हैं। शटर स्पीड होती है कि आपका जो कैमरे की जो स्पीड है, शटर कितनी स्पीड से आएगा ताकि वो फ्रेम को फ्रीज़ कर सके, और एपर्चर आपका जो लेंस है वो कितना खुलता है और लेंस के अंदर कितनी लाइट आएगी, उसको हम F वैल्यू से डिनोट करते हैं। उसके अलावा अगर ISO की बात करें तो ISO को भी आप खुद से सेट कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो ISO को ऑटो पे डाल सकते हैं, फिर आपका कैमरा अपने आप ISO की वैल्यू लाइटिंग सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर देगा। तो अब मैं जल्दी से आपको बताता हूँ कि कैसे आपको शटर स्पीड और एपर्चर को सेट करना है। ऊपर में आप देख सकते हैं ये आपका डायल है, इसी को आपको रोटेट करना होता है, किसी भी वैल्यू को कम ज़्यादा करना है। और यहाँ पे ये आपका मिल जाता है शटर बटन, ये वाला बटन, इसी को दबा के आप फोकसिंग करते हैं और या फिर आपको कोई भी फ़ोटो क्लिक करना है वो। तो अगर आपको शटर स्पीड को अब चेंज करना है तो आपको यही वाला डायल घुमाना होगा, और मुझे ये इन्फॉर्मेशन देखनी है तो इस स्क्रीन पे भी मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन देख सकता हूँ। अगर ये स्क्रीन ऑफ हो जाती है, आपको वापस से ये स्क्रीन लानी है तो उसके लिए आप ये वाला जो बटन है डिस्प्ले का, इसको आप दबा सकते हैं। डिस्प्ले का बटन मैंने दबाया तो ये वापस से सारी सेटिंग्स आ गई। तो मैं कोशिश करूँगा अगर मेरे को शार्प फ़ोटो चाहिए तो 1/50 की शटर स्पीड रखूँ। अब मुझे अगर एपर्चर की वैल्यू को चेंज करना है तो उसके लिए ये जो AV वाला बटन है इसको दबाना होगा, और साथ में ये ऊपर वाला डायल, इसको मैं रोटेट करूँगा तो आप देख सकते हैं एपर्चर की वैल्यू भी मेरी चेंज हो रही है। अब तीसरी चीज़ आ जाती है ISO। तो ISO को आप अगर ऑटो पे डाल दोगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। फिर आपका कैमरा अपने आप अवेलेबल लाइटिंग अगर चेंज होती है कम ज़्यादा, उसी हिसाब से ISO को एडजस्ट कर लेगा। अगर आपको ISO को ऑटो पे डालना है तो उसके लिए आपको ये जो ऊपर में ISO का बटन है इसको दबाना होगा और इस व्हील को रोटेट करना होगा। तो हम देखते हैं, मैंने ISO का ये बटन दबाया और आप देख सकते हैं इस कैमरे में 1600 से लेके 100 तक की ISO रेंज है, ठीक है। तो मैं इसको रोटेट करूँगा जब तक कि ये ऑटो पे नहीं आया था। तो अब ये ऑटो पे आ गया है, ठीक है। ऑटो पे आ गया तो अब ISO की वैल्यू कैमरा अपने आप पिक करेगा अवेलेबल लाइटिंग के हिसाब से। अब आ जाती है हमारी फोकसिंग। फोकसिंग मोड चेंज करने के लिए ये वाला बटन आपको दबाना होगा, और इसमें आप देख सकते हैं आपको 9 ऑटो फोकस पॉइंट मिल जाते हैं। आप इसको दबाए रखें और इस वाले व्हील को रोटेट करते रहें तो आप कोई एक पर्टिकुलर ऑटो फोकस पॉइंट चूज़ कर सकते हैं। अगर आप मिडिल वाला रखते हो तो ये देखिए मिडिल में है, अगर आपका सब्जेक्ट साइड में है तो आप साइड में रख सकते हैं। अगर आप इसको ऑटो सेलेक्ट पे डाल दोगे तो उस केस में कैमरा अपने आप डिसाइड करेगा क्या इसको ऑटो फोकस पॉइंट रखना है। आप
अपने आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपके सीन में काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं और आप किसी एक पर्टिकुलर जगह पे फोकस करना चाह रहे हो, लेकिन कैमरा कहीं और फोकस कर देता है। तो इसलिए अगर आपको अच्छी फ़ोटो लेनी है, शार्प फ़ोटो लेनी है, तो आप इसको ऑटो सेलेक्ट पे ना रखें, आप इसे मैनुअल सेलेक्ट पे रखें और जहाँ आपका सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप इस ऑटो फोकस पॉइंट को मूव अराउंड करें। अभी की सिचुएशन में मैं इसको मिडिल वाले ऑटो फोकस पॉइंट पे मैंने डाल दिया है। फिर हमारा आ जाता है ऑटो फोकस का मोड। अब हमें ऑटो फोकस का मोड अगर चेंज करना है तो हम इस AF वाले बटन को दबा के भी कर सकते हैं। इसमें हमें 3 मोड मिल जाते हैं। पहले वाला है वन शॉट, फिर आ जाता है हमारा AI फोकस और फिर आ जाता है AI सर्वो। वन शॉट में हमने अगर एक जगह अपना ऑटो फोकस लॉक कर दिया तो ऑटो फोकस वहीं पे लॉक रहेगा। अगर हमारा सब्जेक्ट मूव करता है तो भी वहीं हमारा ऑटो फोकस पॉइंट लॉक रहेगा। तो पोर्ट्रेट सिचुएशन के लिए, लैंडस्केप के लिए काफ़ी अच्छा है। फिर हमारा आता है AI सर्वो। इस केस में आपने अगर एक सब्जेक्ट के ऊपर अपना ऑटो फोकस पॉइंट लॉक कर दिया है और फिर वो सब्जेक्ट इधर से उधर मूव अराउंड करता है तो ये आपका जो ऑटो फोकस सिस्टम है उस सब्जेक्ट को ट्रैक करेगा। हालांकि इस कैमरे का ट्रैकिंग सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैं इस वाले मोड को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप यूज़ करें। अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो वन शॉट वाला यूज़ कीजिए, तब आपको शार्प फ़ोटोज़ मिलेंगे। फिर आ जाता है AI फोकस। AI फोकस बेसिकली इस वाले मोड और इस वाले मोड दोनों में स्विच करेगा डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो इसको लगता है कि अब मुझे AI सर्वो यूज़ करना चाहिए तो AI सर्वो को पिक करेगा, वरना वो वन शॉट को पिक करेगा। तो अगर आपको अच्छी फ़ोटो चाहिए या तो आप वन शॉट वाला यूज़ करें या फिर AI फोकस। अगर आप बिगिनर हैं, आप इस कैमरे को फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आप वन शॉट को यूज़ करें, आपको बेहतर रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो मैंने वन शॉट को पिक कर लिया है। अब मुझे जो सामने गिटार रखा है मैं इसके ऊपर फोकस करूँगा। फोकसिंग आपको करनी है तो ये जो आपका सामने में शटर बटन है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये शटर बटन होता है, आप इसको ऐसे हाफ प्रेस करेंगे तो देखिए इसमें बीप की एक आवाज़ आई। तो जब कैमरे को फोकस मिल जाता है तो वो देखो वो बीप की आवाज़ आती है। फिर आप इसको पूरा दबा देंगे तो ऐसे क्लिक की आवाज़ आएगी और आपका फ़ोटो क्लिक हो जाएगा। तो अब हम जो सामने गिटार रखा हुआ है हम उसका फ़ोटो क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं फ़ोटो हल्का सा डार्क आया है। तो अगर आपको इसका एक्सपोजर और बेहतर करना है तो आप एक्सपोजर कॉम्पनसेशन को यूज़ करके उसको थोड़ा ब्राइट बना सकते हैं या फिर शटर स्पीड को और थोड़ा कम कर सकते हैं। क्योंकि इस कैमरे की ISO रेंज थोड़ी कम है और मैं घर के अंदर फ़ोटो शूट कर रहा हूँ और घर के अंदर इतनी अच्छी लाइटिंग सिचुएशन नहीं है, तो इसलिए ये कैमरा अगर आपको यूज़ करना है तो आउटडोर सिचुएशन के लिए बहुत अच्छा है। और घर के अंदर यूज़ कर रहे हो तो बहुत अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए या फ्लैश आप यूज़ करो। तो इस केस में मैं थोड़ी लाइट बढ़ाने के लिए शटर स्पीड को कम करता हूँ। तो इस केस में मुझे काफ़ी अच्छा फ़ोटो मिल गया है। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले मोड की, AV। इसको बोलते हैं एपर्चर वैल्यू या एपर्चर प्रायोरिटी। इस केस में हम सिर्फ और सिर्फ एपर्चर की वैल्यू को चेंज करेंगे और बाकी की सारी चीज़ें कैमरा अपने आप से डिसाइड करेगा। शटर स्पीड और ये सब चीज़ें कैमरा अपने आप डिसाइड करेगा। तो उसको मुझे अगर चेंज करना है एपर्चर की वैल्यू को, जो ऊपर में डायल है इसको मैं रोटेट करूँगा। देखो मैं इसको घुमा रहा हूँ तो ये F वैल्यू हमारी चेंज हो रही है। तो अभी मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम इसकी F वैल्यू रखूँ ताकि कैमरे के अंदर ज़्यादा लाइट आए, लेंस के अंदर ज़्यादा लाइट आए और मुझे एक बेहतर इमेज मिले। अब बाकी सारी चीज़ें एग्जैक्टली सेम रहेगी। ISO को हमने ऑटो पे डाल दिया है। वन शॉट हमारा फोकस मोड है, मिडिल वाला हमारा ऑटो फोकस पॉइंट है। हमें शटर बटन दबाना है और फ़ोटो हमारा क्लिक हो जाएगा और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा हमारा फ़ोटो क्लिक हो गया है। एक्सपोजर वगैरह सब कुछ अच्छा बेहतरीन तरीके से आया है। अब हम आ जाते हैं अगले वाले मोड पे, टीवी यानी टाइम वैल्यू या फिर शटर प्रायोरिटी। नाइकोन और बाकी कैमरे के केस में हम इसको शटर प्रायोरिटी मोड बोलते हैं। तो इस केस में मैं शटर स्पीड सेट करूँगा कैमरा की और एपर्चर और बाकी सारी चीज़ें कैमरा अपने आप से डिसाइड करेगा। शटर स्पीड को सेट करने के लिए फिर से इसी वाले डायल को घुमाऊंगा तो आप देख सकते हैं शटर स्पीड चेंज हो रही है।
तो मैं 1/30 के आसपास की शटर स्पीड रखता हूँ और देखते हैं हमें कैसा फ़ोटो मिलता है। ISO की वैल्यू हम ऑलरेडी ऑटो पे डाल चुके हैं। वन शॉट हमारा फोकस मोड है, मिडिल वाला हमारा ऑटो फोकस पॉइंट है। शटर बटन हमने दबाया और हमारा फ़ोटो क्लिक हो गया। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा हमें फ़ोटो मिल गया है, एकदम परफेक्टली एक्सपोज्ड और क्लियर फ़ोटो, शार्प फ़ोटो हमें मिल गया है। अब हम इसके बाकी के ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। बाकी जो इसमें आपकी मीटरिंग हो गई, वाइट बैलेंस वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें कैसे हमें चेंज करनी है। तो आप डिस्प्ले को दबाएं तो फिर ये वाली स्क्रीन आपकी आ जाएगी। अब आपको ये सब डिफरेंट सेटिंग्स वगैरह चेंज करनी है, तो उसके लिए आपको इस कैमरे में डेडिकेटेड बटन्स मिले हुए हैं। तो पहले बात कर लेते हैं वाइट बैलेंस की। वाइट बैलेंस अगर आपको चेंज करना है कैमरे का, तो आपको ये WB वाला बटन दबाना होगा। आप इस बटन को दबाएंगे तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि डे लाइट, शेड, क्लाउडी। तो अगर आपकी लाइटिंग सिचुएशन इनमें से कोई है तो आप इसको भी चूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसको AWB यानी ऑटो पे डाल दोगे तो भी कैमरा काफ़ी अच्छा काम करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑटो वाइट बैलेंस पे आप इसको डालो। अगर आप बिगिनर हो फिर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार इसको चेंज करने के लिए। लेकिन अगर आप एडवांस शूटर हो तो तब आप कस्टम वाला ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो और आप अपनी खुद की एग्जैक्ट वैल्यू डाल सकते हो, जिससे आपको एक करेक्ट वाइट बैलेंस मिल जाए। लेकिन अगर आप बिगिनर हो, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो, तो इसको ऑटो पे डाल दो। फिर आ जाता है हमारा एक्सपोजर कॉम्पनसेशन। तो एक्सपोजर कॉम्पनसेशन बेसिकली आपने कोई फ़ोटो क्लिक किया और उसके बावजूद भी अगर आपका कैमरा उस फ़ोटो को थोड़ा डार्क दिखा रहा है या ज़्यादा ब्राइट दिखा रहा है, तो आप इस एक्सपोजर कॉम्पनसेशन को कम ज़्यादा करके अपने फ़ोटो का करेक्ट एक्सपोजर तैयार कर सकते हो। तो इसको हमें दबाना है और ये जो ऊपर वाला डायल है इसको हमें रोटेट करना है। तो अभी देखो ये माइनस की तरफ जा रहा है, ठीक है, और इस तरफ मैं घुमा रहा हूँ तो ये प्लस की तरफ जा रहा है। अगर आप इसे प्लस की तरफ करोगे तो आपका फ़ोटो थोड़ा ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा, और इसे आप नेगेटिव की तरफ करोगे तो आपकी इमेज थोड़ी डार्कर हो जाएगी। तो अगर आपको ओवर एक्सपोज फ़ोटो मिल रहा है तो आप इसे नेगेटिव की तरफ ले जाओ। अगर आपका फ़ोटो अंडर एक्सपोज है, डार्क आ रहा है, तो आप इसे पॉजिटिव की तरफ ले जाओ। अभी के लिए मैं इसको 0 पे रखता हूँ। फिर हमारा आ जाता है ये पिक्चर प्रोफाइल। इसको आपको ऑन करना है तो उसके लिए आपको ये नीचे वाला बटन दबाना होगा। ये देखो, इसके लिए आपको ये दिया हुआ है। तो इसमें आपको बेसिकली काफ़ी सारे फ़िल्टर्स और प्रीसेट्स मिल जाते हैं। जैसे कि ये स्टैंडर्ड वाले में आपको जो एकदम स्टैंडर्ड कलर्स है वो मिलेंगे। पोर्ट्रेट वाले में आपको थोड़ी सी सॉफ्ट स्किन मिल जाएगी अगर आपने इसको सेलेक्ट किया है। फिर लैंडस्केप में थोड़े से आपको रिचर कलर मिलेंगे। न्यूट्रल में सब चीज़ देखो 000 है, एकदम न्यूट्रल कलर मिलेंगे। फिर फेथफुल हो गया आपका, और उसके अलावा आपको मोनोक्रोम में आपको ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो मिलेगी। उसके अलावा आपके यूज़र डिफाइंड भी आ जाते हैं, जिसमें आप अपनी खुद की कॉन्ट्रास्ट, कलर, सैचुरेशन की वैल्यू को डाल सकते हो। तो बेसिकली ये फ़िल्टर्स हैं। इन चीज़ों को आप बाद में भी एडजस्ट कर सकते हो। तो अगर आप बिगिनर हो तो आप इसको स्टैंडर्ड पे रखो। फिर अगर आपको फ़ोटो को ज़्यादा रिच बनाना है, कलर्स को, उसके कॉन्ट्रास्ट और ये सब चीज़ें चेंज करनी है, तो आप अपने फ़ोटोज़ को लैपटॉप में डाउनलोड करके फ़ोटो एडिटिंग से उनको वो चीज़ों को सही कर सकते हो। तो बिगिनर हो तो इसको स्टैंडर्ड पे रखो। फिर उसके बाद आपको दिखता है ये मीटरिंग। तो मीटरिंग को चेंज करने के लिए देखिए ये मीटरिंग वाला आइकन यहाँ पे बना हुआ, ये आइकन देखना है और फिर आपको यहाँ पे वो आइकन देखना है। एग्जैक्टली सेम यहाँ पे इमेज है, तो उसको आप दबाओगे तो वो वाला ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएगा। डिस्प्ले को फिर से ऑन करता हूँ। मैंने ये वाला दबाया बटन, तो इसमें मेरे को 3 टाइप की मीटरिंग मिल जाती है। तो मीटरिंग बेसिकली होता क्या है कि आपका जो सीन है, फ़ोटो आप क्लिक करते हो, उसके अंदर जो ओवरऑल एक्सपोजर है, किन चीज़ों को देख के वो तैयार करे। तो जो आपके सीन में आपकी लाइटिंग सिचुएशन होती है, उसको एनालाइज करके आपका एक्सपोजर तैयार करता है। तो इवेल्युएटिंग मीटरिंग में होता क्या है कि पूरे के पूरे सीन में हर एक एलिमेंट के ऊपर जो लाइटिंग पड़ रही है उसके अकॉर्डिंग ये एक्सपोजर को तैयार करेगा। फिर पार्शियल मीटरिंग में जो आपका सेंटर का जो एरिया रहता है, उसमें जो आपका सब्जेक्ट के ऊपर लाइटिंग पड़ रही है उसके अकॉर्डिंग एक्सपोजर तैयार होगा। फिर सेंटर वेटेड वाले में आपका जो एग्जैक्टली सेंटर का एरिया है, इसमें आपका पार्शियल में जो थोड़ा सा ये गोल एरिया दिख रहा है आपको, उसका तैयार होगा सर्कुलर एरिया, और इसमें आपका स्क्वायर एरिया
के ऊपर जो लाइट पड़ रही है वो तैयार होगा। तो आपको इसमें सिर्फ ये 3 मीटरिंग मिलती हैं। तो अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हो तो उस केस में आप पार्शियल मीटरिंग यूज़ कर लेना। अगर आप लैंडस्केप फोटोग्राफी कर रहे हो तो इवेलुएटिंग मीटरिंग कर लेना। इस कैमरा में आपको स्पॉट मीटरिंग नहीं मिलती, जो कि एक ड्रॉबैक है, लेकिन क्योंकि काफ़ी पुराना कैमरा है उस वक्त कैनन ने ये फीचर आपको नहीं दी। फिर हमारा आ जाता है ड्राइव मोड। तो ड्राइव मोड में आप बेसिकली ये चूज़ कर सकते हो कि आपका कैमरा सिंगल शूटिंग करे या कंटिन्यूस शूटिंग करे। उसमें अगर आपको सेल्फ टाइमर पर डालना है कैमरे को 10 सेकंड वाले या 2 सेकंड के टाइमर पर डालना है, या फिर इस वाले केस में आप अपनी खुद की वैल्यू भी चूज़ कर सकते हो टाइमर की। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। इस वाले बटन को दबाना है तो लास्ट वाले में देखो आप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेकंड तक मैक्सिमम ले जा सकते हो, और इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो इस वैल्यू को। तो अगर आप फ़ोटोग्राफी करते हो तो आप सिंगल शूटिंग यूज़ कर सकते हो। तो इस केस में होगा क्या कि आप एक बार दबाओगे शटर बटन को तो एक ही फ़ोटो क्लिक होगा। अगर आपने कंटिन्यूस शूटिंग को ऑन किया है तो आप जब तक इसको दबाए रखोगे शटर बटन को तब तक कंटिन्यूसली फ़ोटो क्लिक होते रहेंगे। जैसे कि इस कैमरे में 3 फ्रेम पर सेकंड में आप फ़ोटो शूट कर सकते हो, तो एक सेकंड में 3 फ्रेम्स यानी कि 3 फ़ोटो आपके क्लिक हो जाएंगे। और ये वाला अगर आपने ट्राईपॉड पे लगा के अपनी सेल्फ़ी फ़ोटो लेनी है 10 सेकंड का टाइमर लगा के तो आप चूज़ कर सकते हो। और इसमें 2 सेकंड का टाइमर है, और इस केस में आप अपना खुद का नंबर डाल सकते हो टाइमिंग के लिए। उसके अलावा अगर आपको मीनू में जाना है तो मीनू का बटन यहाँ पे है, लेकिन मीनू में आपको बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपको देखो काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपको फ़ोटो की क्वालिटी को सेट करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ पे जाएं और इसको लार्ज पे सेलेक्ट करें। अगर आप इसको लार्ज पे सेलेक्ट नहीं करोगे तो फ़ोटो की क्वालिटी थोड़ी कम आएगी। तो जैसे कि इसमें मीडियम और स्मॉल का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो आप मीडियम और स्मॉल वाले को मत चूज़ करो, लार्ज वाले को चूज़ करो ताकि आपको बेस्ट क्वालिटी मिल जाए। उसके अलावा अगर आप रॉ प्लस लार्ज करना चाहते हो तो इसमें आपका रॉ में भी फ़ोटो शूट होगा और एक फ़ोटो जेपैग की लार्ज क्वालिटी में शूट होगा। और फिर अगर आपको सिर्फ और सिर्फ रॉ में शूट करना है तो आप रॉ वाले ऑप्शन को चूज़ करो। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आप फर्स्ट वाले को लार्ज को चूज़ कर सकते हो, जिसमें जेपैग की बेस्ट क्वालिटी आपको मिल जाएगी, क्योंकि रॉ फ़ोटो को एडिट करने के लिए अलग से आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आप जैसे ही बीप, जब आप इसको फोकसिंग करते हो तो एक बीप होती है, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। उसके अलावा रिव्यू टाइम, कि जब आपका फ़ोटो क्लिक होने के बाद स्क्रीन पे आता है तो कितनी देर के लिए वो आए, तो उसको भी आप सेट कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट सेटिंग आपकी 2 सेकंड रहती है। अगर ये ऑफ़ है तो फ़ोटो क्लिक करने के बाद वो इमेज आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होगी। फिर उसके बाद आपका आ जाता है फ्लैश कॉम्पनसेशन। तो फ्लैश कॉम्पनसेशन बेसिकली होता ये है कि आपका फ्लैश कितनी पावर से फायर करे। अगर आप इसको प्लस में कर दोगे तो फ्लैश की पावर ज़्यादा हो जाएगी जब वो फायर करेगा, नेगेटिव में कर दोगे तो कम पावर से फ्लैश होगा वो। तो डिपेंडिंग ऑन द लाइटिंग सिचुएशन आप इसको यूज़ कर सकते हो। बाकी ये जो आपका कलर स्पेस है आप इसको हमेशा sRGB पे रखो। फिर अगर आपको अपने कार्ड को फॉर्मेट करना है उसका ऑप्शन भी आपको इस वाले मेनू के अंदर मिलेगा, तो आप इस फॉर्मेट वाले बटन को दबा के अपने कार्ड को फॉर्मेट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो आपकी LCD स्क्रीन है इसकी ब्राइटनेस को आपको कम ज़्यादा करना है वो ऑप्शन मिल जाता है। आपको अपनी लैंग्वेज चेंज करनी है उसका ऑप्शन मिल जाता है। सेंसर क्लीनिंग वाला जो ऑप्शन है अगर आप इसको यूज़ करोगे तो अगर आप ये वाला ऑप्शन यूज़ करते हो क्लीन नाउ, तो ये आपका कैमरे का सेंसर को वाइब्रेट करके उसको क्लीन करेगा। अगर आपने ये वाला ऑटो क्लीनिंग को अनेबल किया हुआ है तो जितनी दफ़ा आप अपने कैमरे को ऑन या ऑफ़ करोगे तो आपका कैमरा अपने सेंसर को खुद से क्लीन कर लेगा। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये भी। उसके अलावा फ्लैश कंट्रोल को अगर आप अनेबल से डिसेबल कर दोगे तो आपका फ़्लैश काम नहीं करेगा। तो आपका अगर फ्लैश काम नहीं कर रहा है तो आप इस वाले ऑप्शन को अनेबल पे डाल दो। अब सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन, अगर आपको इस कैमरे में लाइव व्यू को ऑन करना है तो कैसे करें। लाइव व्यू को ऑन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप कोई पुराने मैनुअल फोकस वाले लेंसेज को यूज़ कर रहे हो तो आप लाइव व्यू में उस लेंस से क्या दिख रहा है उसे देख के
फ़ोटो को जूम करके प्रिसाइजली मैनुअली फोकसिंग कर सकते हो। तो अगर आपको लाइव व्यू को ऑन करना है तो आपको ये सेट वाला जो बटन है सेंटर में, इसको दबाना होगा। तो मैंने इसको दबाया तो आप देख सकते हैं सामने ये जो गिटार रखे हैं ये आपको दिख रहे हैं। मैं जूम कर रहा हूँ तो सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है लाइव व्यू में। ठीक है, लाइव व्यू में भी आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। देखो मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो ये शटर स्पीड मेरी चेंज हो रही है। ठीक है, अगर मैं इसको फुली मैनुअल मोड में डाल देता हूँ, देखो शटर स्पीड मेरी चेंज हो रही है। अगर मुझे अपर्चर की वैल्यू को चेंज करना है तो उसको भी मैं ये AV वाला बटन और ये ऊपर वाला डायल घुमा के चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो लाइव व्यू में अगर आप अपने कैमरे को यूज़ करते हो तो मैनुअल फोकसिंग करना आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। आप इस इमेज को जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं इन वाले बटनों के थ्रू। तो आप देख सकते हैं अभी ये गिटार आपको काफ़ी जूम्ड इन दिखाई दे रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाता है अगर आपको पुराने मैनुअल फोकस लेंस यूज़ करने हैं। इवन आप ट्राईपोड पे इस कैमरे को लगा के भी अपनी फ़ोटो की शूटिंग कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग्स आप इस लाइव व्यू में भी देख पाएंगे। लाइव व्यू से अगर आपको बाहर आना है तो फिर से आपको इस सेट वाले बटन को दबाना होगा। तो मैंने सेट वाले बटन को दबाया और मैं लाइव व्यू से बाहर आ चुका हूँ। तो बेसिकली मैंने इस वीडियो में जो आपके ये जो सारे डिफरेंट बटन्स हैं इनसे आप कैसे कैसे डिफरेंट सेटिंग्स चेंज करते हैं फ़ोटोग्राफी के लिए, और मेनूज़ में भी जाके कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेनूज़ हैं या कौन कौन सी सेटिंग्स आपको देखनी चाहिए मेनू के अंदर, वो चीज़ें मैंने बता दी। बहुत ज़्यादा डिटेल में हर चीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ़ोटोग्राफी करने के लिए जो जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन होते हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर कर ही दिए हैं। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये कैमरा चलाना आ जाएगा। उसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करके वहाँ पे भी आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। तो हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में।